Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 41. Now we are going to discuss about the part 44. Then let's start it. Okay, then here question number 411. Consider the following statement with respect to the 10th schedule of the Constitution. तो हम लोग का जो 10th schedule में दिया हुआ है Constitution में वो किसके बारे में दिया है वो देखेंगे. द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन टेक अप ए डिफेक्शन केस ओनली ऑन कंप्लेंट फ्रॉम ए मेंबर ऑफ द हाउस. ओके, तो हम लोग का क्या है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वो क्या कर सकते हैं डिफेक्शन केस में, ये कर सकता है किसी को भी अगर कोई कंप्लेंट देता है, बट कंप्लेंट देने के बाद में जिसके ऊपर कंप्लेंट किया है या कोई भी, तो उस इंसान को अपना ये बताना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है. अगर वो गलती पाया जाता है तभी जाके उसे ये कर सकता है. ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट ला गलत है. देन दूसरा क्या है, ए पर्सन डिसक्वालीफाई अंडर द 10th शेड्यूल कैन नॉट बिकम ए मिनिस्टर. तो ये हम लोग का सही है. 10th शेड्यूल के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन डिसक्वालीफाई हो जाता है केस ऑफ डिफेक्शन में, तो उसे क्या कर सकता है, मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है. तो हम लोग का 2 ओनली करेक्ट है इसमें. ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे. तब पावर टू मेक रूल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल. हम लोग का जो पावर करता है ये 10th शेड्यूल के दौरान हम लोग का जो ये है, लोकसभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये रूल बना सकता है. देन राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रूल बना सकता है. ठीक है, जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो ये रूल बना सकता है. देन स्टेटमेंट 1 हम लोग का रॉन्ग है, बिकॉज प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू गिव ए चांस. वो क्या करेगा, चांस देगा जो भी एक्वेज पर्सन है वो अपना ये रख सके. अगर सही है देन उससे ये नहीं करेंगे, अगर वो गलत है देन उसको जाके वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है. देन दूसरा क्या है, अगर कोई भी ये होते हैं डिसक्वालीफाई हो जाते हैं देन उसे ये करते हैं, वो अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे मिनिस्टर में. ठीक है, तो दूसरा हम लोग का 412 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 लेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट. तो यह हम लोग का ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान क्या हुआ है वो देखेंगे. पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा. तो हम लोग का क्या है 73rd के हिसाब से हम लोग का जो पावर और फंक्शन किया गया था ग्राम सभा के लिए, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन एट विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल ये भी सही है. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये भी है, और वीमेन के लिए भी रखा गया है. ठीक है, तो हम लोग का तीनों ही सही है. रिजर्वेशन क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन के लिए भी है. तो हम लोग का 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. यहाँ पे देखिए आर्टिकल 243 क्लाउज ए में दिया गया है ग्राम सभा के लिए. देन आर्टिकल 243 क्लाउज सी में दिया गया है जो इंटरमीडिएट लेवल और पंचायत लेवल के लिए चेयरपर्सन चुना जाए बोल के. देन आर्टिकल 343 डी में दिया गया है जो चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज लेवल और एनी अदर लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीमेन. ओके, तो वीमेन के लिए भी दिया गया है हम लोग का यहाँ पे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 413 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो हम लोग का जो ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया है देखेंगे थोड़ा. इट इज़ एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी रिलीज एवरी ईयर बाय स्कोरिंग ईच सर्वे हाउस होल्ड ऑन 10 पैरामीटर. It was launched in 2010 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative and United Nations Development Program. Okay, then Niti Aayog is the nodal agency for leveraging the monitoring mechanisms of the global MPI to drive reform in India. तो इसको थोड़ा देखेंगे इसका आंसर क्या. ओके, देन यहाँ हम लोग का जो आंसर यहाँ का हो जाएगा, तीनों के तीनों ही सही हैं, डी 1, 2 एंड 3. ओके, देख लेते हैं. नीति आयोग हैज़ द नोडल एजेंसी हैज़ बीन असाइन्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेवरेजिंग द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ओके, MPI के लिए वो ये किया है. देन उसका ये है ग्लोबल MPI इज पार्ट ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन 29 सेलेक्टेड ग्लोबल इंडाइस। ओके, देन यहाँ पे 29 ग्लोबल इंडाइस के बारे में है। देन दूसरा क्या है, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है। इट इज़ एन इंटरनेशनल मेजर। ओके, ये एक इंटरनेशनल मेजर है। इट वाज फर्स्ट डेवलप इन 2010 बाय द OPHI और UNDP के द्वारा ये रिलीज हुआ था और डेवलप किया गया था और रिलीज एट द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ओके, ये क्या करता है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को भी रिलीज करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द UN इन जुलाई एवरी ईयर, हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये करता है। देन हम लोग का ये 10 डिमेंशनल मीटर दिया गया है, द हाउस होल्ड का 10 पैरामीटर दिया गया है। वो क्या क्या है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एसेट्स। ये हम लोग का 10 पैरामीटर दिया गया है और ये यूटिलाइज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ये यूटिलाइज किया जाता है, विच इज़ कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MOHFPW, देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। ओके, तो ये हम लोग का उसके द्वारा ये किया गया है, यूटिलाइज करा जाता है और 10 पैरामीटर ही इसको याद रखना है। मे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो 10 पैरामीटर क्या क्या है वो भी याद रखना है। ओके, देन दूसरा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 414, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड इज एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ओके, तो ये हम लोग का इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है, किसके द्वारा ये किया गया है, एक्ट देखेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में दिया है, तो हम लोग ज़्यादातर वो सोचेंगे कि मे बी ये इन्वायरमेंट के ऊपर हो सकता है या वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी हो सकता है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, बट ये तीनों के तीनों ही गलत हो जाता है। हम लोग का जो 3D ऑप्शन है उसमें क्या है, पब्लिक लेबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट दिया है, उसी के ऊपर ये है। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द पब्लिक लेबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, the Public Liability Insurance Act 1991 make it obligatory upon the users, industries handling 179 type of chemicals and compound in other classes of flammable sustainable to describe a special insurance policy to cover liability। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जाना चाहते हो तब ये कर सकते हो, देख सकते हो, अदरवाइज कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, तो मैं PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है, PDF के द्वारा आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल में। द एक्ट इस्टेब्लिश एन इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड। ओके, तो इसमें क्या क्या था, इट इज विच इज डिस्क्राइब बाय ऑल सच यूजर इंडस्ट्री बाय एन अमाउंट इक्वल टू द एनुअल प्रीमियम्स अमाउंट ऑफ सच इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके ये में किया गया था। ठीक है, तो इसका डिटेल में अगर जाना है तो आप लोग PDF ये कर सकते हैं, PDF में शेयर कर दूंगी, कोई भी मीडिया में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ले सकते हो आसानी से विदाउट एनी कस्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 415, इंडिया हैज़ रेटिफाइड विच ऑफ दिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। ओके, तो हम लोग का जो ILO के बारे में है, तो देखेंगे डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन 2021, फोर्स लेबर प्रोटोकॉल 2014, freedom of associated protected of the right to organize convention 1948, then worst form of child labor convention 1999। तो ये हम लोग का लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इससे ही हो जाता है 4D। ओके ओके, देन लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देख लेते हैं। ए रिपोर्ट ऑन स्लेवरी वाज रिसेंटली रिलीज बाय द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव एंड एन इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्री ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ओके, तो ये दिया गया है। देन दूसरा क्या है, इंडिया हैड नॉट रेटिफाई द ILO 2011 डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन और द 2014 फोर्स लेबर प्रोटोकॉल। तो इंडिया इसका ये नहीं है, रेटिफाई नहीं किया गया है। और इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री इन द रीजन, इंडिया हैज़ द वीकेस्ट रेस्पॉन्स ऑन नेशनल कोऑर्डिनेशन
with no national coordinating body or national action plan in place. ओके, देन दूसरा हम लोग का देखेंगे थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 416. Srisailam hydroelectric power plant is located along which of the following river. ओके, तो हम लोग का जो श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हुआ था वो कौन सा रिवर में ये है लोकेटेड है वो देखेंगे. पेना, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा. तो हम लोग का ये कृष्णा रिवर में हुआ था. ठीक है, ओके. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 417. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है किसी चीज़ के बारे में, ये कौन सा कम्युनिटी या ट्राइब है उसके बारे में बताएंगे. ठीक है, द ट्राइब्स ऑफ द राजमहल हिल्स रिसेंटेड द इल ट्रीटमेंट at the hand of revenue officials, operation of the police and exaction of the landlord in the moneylenders. These tribals rebelled in 1855 under the leadership of Sindhu and Kanhu and declared the end of the company rules. Okay, तो जो सिंधु और कान्हू थे उनके द्वारा ये हो रहा था, रिवेल स्टार्ट हुआ था या अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था 1855 में, और ये कंपनी रूल को ये करने के लिए. तो ये द ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयड एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन टू पुट द रिबेल्स अंडर कंट्रोल इन 1856. तो हम लोग का ये राजमहल हिल्स में है और 1855 में हुआ था. तो ये कौन सा ट्राइब के रिबेलियन है वो देखेंगे. सन्यासी, रामोसी, पागलपंथी और संथल. तो हम लोग का जो राजमहल हिल्स का है तो ये संथल है. तो डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं. द संथल ए पीसफुल एग्रीकल्चरल पीपल ओरिजिनली बिलोंग टू मनभूम, बराभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बंकुरा एंड बीरभूम एरिया. द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793 handed over the land which they had cultivated for century to the जमींदार. ओके, तो यहाँ पे क्या है 1793 में जो ये हुआ था परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का हुआ था, उस समय क्या था ये किए गए थे जो वो लोग का कल्टिवेटेड लैंड ये सब था, उससे जमींदार को ये क्या किया था, सौंपा गया था. और इसके द्वारा क्या है वो लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता था, इसलिए वो लोग ये प्रोटेस्ट किए थे और ये किए थे. ठीक है, देन दूसरा हम लोग का देखेंगे 418. विथ रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो टीप के बारे में है TEEB. तो ये कौन सा ये में है स्टेटमेंट करेक्ट है देखेंगे. इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. It is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefit of biodiversity. It present an approach that can help decision makers recognize, demonstration and capture the value of इकोसिस्टम इन बायोडाइवर्सिटी. तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF, ये हम लोग का नहीं है, UNEP है. तो ये हम लोग का 1 वाला गलत हो जाता है, 2 और 3 करेक्ट है. तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है C, 2 और 3. तो चलिए देख लेते हैं. द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इज मैनेज बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. ओके, UNEP के द्वारा ये हुआ था और ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएटिव के पार्ट में ये हुआ था. और जो IMF और वर्ल्ड बैंक था इसमें कोई भी पार्ट नहीं लिए थे या कोई भी रोल नहीं किए थे. देन दूसरा हम लोग का 2 और 3 जो भी दिया है वो एक्सप्लेनेशन खुद का दिया हुआ है, उसमें और डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. ओके, तो चलिए देखते हैं 419. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी. जो सफाई कर्मचारी के ये था जो न्यूज़ में बहुत चल रहा था, बिकॉज अभी जो कोविड-19 के टाइम में वो लोग का बहुत सारा ये हुआ है और वो लोग सफाई करते करते बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है. और इवन जो नाला उला में भी खुद जाना पड़ता है वो लोग को विथआउट एनी प्रोटेक्शन. तो उसमें क्या है बहुत सारे लोगों का तबीयत भी खराब होता है. ये सब के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था. तो देखते हैं. It monitored and evaluate the implementation of the program and scheme relating to the social and economic rehabilitation of सफाई कर्मचारी. ये सही है. It trained advice for effective implementation of prohibition of employment as manual scavenger in their rehabilitation act to the center and state government. ये भी सही है. ठीक है. Then presently NCS के
इज वर्किंग एज ए नॉन स्टेटूटरी बॉडी। तो सफाई कर्मचारी का जो हम लोग का ये है वो नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, ये भी सही है। हम लोग का ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तीनों के तीनों ही सही हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये NCS के सफाई नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी it was constituted in 1994 as the statutory body by NCSK Act 1993. Okay, then after 2004 it has been acting as a non-statutory body, और 2003 के बाद में ये क्या है, नॉन स्टेटूटरी बॉडी बनाया दिया गया था। पहले स्टेटूटरी बॉडी था 1994 टू 4 में, लेकिन 2004 में ये क्या किया गया, नॉन स्टेटूटरी बॉडी डिक्लेयर किया गया। और ये कौन है, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, देन इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में है, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, टू इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट रिगार्डिंग contravention of the provision of the act and to conveys its finding to the concerned authority with recommendation requiring further action. Okay, to advise the central and state government for effective implementation of the provision of the act. Okay, जो एक्ट के दौरान क्या हुआ था कि कोई भी ये को सफाई कर्मचारी को नाला के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या है, अलग सा कुछ मशीन यूज करने के लिए ये सब बात भी हुआ था। ओके, टू टेक suo moto notice of matters relating to non-implementation of the act. क्लियर है यहाँ तक? देन लास्ट क्वेश्चन है आज का 420, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 इज मेनली इंटेंडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसके लिए देखेंगे, इंसेंटिव कॉम्प्लियंस एंड प्रोवाइड ए विंडो टू कंपनी टू क्लियर देयर डिफॉल्ट रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी फिलिंग। तो ये हम लोग का सही हो जाता है। Then provide initiative monetary support to boost production of factories that were shut down during the COVID-19 pandemic. ये गलत है। Help bankrupt LLP to start over by registering them as a new startup with comparatively lesser compliance burden. ये भी गलत है। तो हम लोग का ये चारों के चारों तीनों के तीनों गलत है। ए हम लोग का सही हो जाता है आंसर। ओके, ये नहीं है, ये देखिए ए हम लोग का सही आंसर है। और ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर ए फ्रेश बिगिनिंग टू कंपनी थ्रू द कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। ओके, तो हम लोग का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये दिए थे कि जो भी कंपनी फ्रेश वाला है वो ये स्कीम को ये कर सकते हैं, और वहाँ पे क्या है, LLP जो हम लोग का है सेटलमेंट 2020 के थ्रू भी ये कर सकते हैं। और उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मंगा सकते हो, मैं आप लोग को शेयर कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, देन बोथ द स्कीम गिव इम्यूनिटी टू बिजनेस फ्रॉम पेनल प्रोविजन इंक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर लेट सबमिशन। ये हम लोग का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए स्कीम 2 है, कंपनी एंड LLP विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड एनी प्रीवियस फीलिंग्स डिफॉल्ट, ओके, विदाउट पेइंग लेट फीलिंग फी एंड बिकम कंप्लेंट। तो हम लोग का जो कंपनी और LLP है वो क्या कर सकते हैं, विदाउट फीलिंग एनी डिफॉल्ट और पेइंग लेट फीस वो ये कंप्लेन कर सकते हैं। द स्कीम ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लियंस बर्डन्स ड्यूरिंग द अनप्रेसिडेंटेड COVID-19 टाइम, और ये COVID-19 टाइम में ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दोनों दिया है उसको ये इम्यूनिटी बिजनेस के लिए ये इम्यूनिटी पावर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है और आंसर भी साथ साथ दिया जाता है। जितना भी टेस्ट सीरीज ये सब मिलता है हमें ऑनलाइन में, वो सब क्या है, क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएगा, उसके बाद में आपको खुद आंसर करके देना है। आप उसको सेंड करने के बाद में जाके कुछ दिन के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन आएगा और उसका आंसर की भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको साथ साथ मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितना भी मैं क्वेश्चन डालती हूँ वो करेंट अफेयर बेस्ड है, और दूसरा जो भी हम लोग का सब्जेक्ट वाइज है उससे रिलेटेड है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुँच पाए जो भी ये प्रिपेयर कर रहे हैं।
और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा जो हर एक दूसरे दिन में आता है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर क्या है, स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक इंडियन के लिए भी ये जानना जरूरी है कि इंडिया का आर्ट एंड कल्चर क्या क्या है। तो मैं हर एक दूसरे दिन में आर्ट एंड कल्चर डालती हूँ और स्ट्रेस सीरीज डालती हूँ। मॉर्निंग में मैं ये डालती हूँ आप लोगों के लिए ग्रामर। तो ये ग्रामर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।